हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट 2019 दिसंबर के पेपर को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमारे जो 100 क्वेश्चन है वो कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो शुरू करते हैं। तो हम यहाँ से 25वां जो क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर भारत के बारे में मेगास्थनीज के मौलिक विवरण खो गए हैं, यानी मेगास्थनीज के जो विवरण हैं वो खो गए हैं। उनके कुछ संस्मरण निम्नलिखित में से किसके वृत्तांतों में संरक्षित है, यानी कि उनके जो लिखित हैं, सबसे पहले मेगास्थनीज ने लिखा, लेकिन इनकी जो बुक है इंडिका वो खो गई है। और फिर उस पुस्तक के अंश जो है किस में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही है यहाँ पर, और बी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही नहीं है और डी ऑप्शन सही नहीं है। तो यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ए और बी। प्राचीन यूनानी इतिहासकार डियोडोरस और एरियन के मगध साम्राज्य के बारे में विवरण दिए गए विवरण में मेगास्थनीज के पूर्व माने गए हैं। डियोडोरस के अनुसार मगध की राजधानी नगर पॉलीब्रोथा यानी पाटलिपुत्र की स्थापना हेराकल्स ने की थी, जबकि अलेक्जेंडर कनिंघम ने पाटलिपुत्र नगर का निर्माण कार्य अजातशत्रु के कार्यकाल में आरंभ हुआ माना है। स्ट्रैबो, एरियन, डियोडोरस, प्लिनी, प्लूटार्क आदि जो हैं इतिहासकार, यूनानी इतिहासकार हैं, सारे के सारे इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में वर्णन किया है। आगे चलकर सेल्यूकस के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज ने मौर्य काल का विस्तृत वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं और ए और आर, तो इनको देखना है कि कौन सा कथन सही है, सही व्याख्या कर रहे हैं या नहीं। तो ए देखते हैं। गर्व, अहंकार, सहानुभूति, द्वेष, व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता, राजनीतिक मतभेद, सामाजिक विभेद, धार्मिक विवाद या देशभक्तिपूर्ण भावना किन्हीं व्यक्तियों को मूल अभिलेखों को विकृत, यानी ये सारी भावनाएं जो है क्या कर देती हैं, अभिलेखों को विकृत बनाने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। आगे दिया है इसका तर्क। विद्वता और राजनीतिक वक्तव्यों के बीच एक दूसरा क्षेत्र बना रहता है जो संभवतः अन्यों की तुलना में इतिहासकारों को अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि उनका चिरकाल रूप से राजनीतिज्ञों के वैध दावों के लिए उपयोग किया जाता रहा है। तो यहाँ पर जो सही है वो है, दोनों तो सही हैं पर एक दूसरे की जो व्याख्या है वो यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों ही कथन अलग अलग हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। व्याख्या देखते हैं। किन्हीं व्यक्तियों के मूल अभिलेखों को विकृत बनाने के लिए गर्व, अहंकार, सहानुभूति, व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता, राजनीतिक मतभेद, धार्मिक विवाद आदि प्रेरित करते हैं, जो विद्वता और राजनीतिक वक्तव्यों के बीच एक दूसरा क्षेत्र बनाए रखता है। यह इतिहासकारों को अत्यधिक प्रभावित करता है, क्योंकि इनके विचार चिरकाल रूप से राजनीतिज्ञों के वैध दावों के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रकार ए और आर दोनों सही है, पर इसकी जो व्याख्या है वो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक संगीत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर जो कथन सही नहीं है उसको छांटना है। तो पहला है 19वीं सदी में दरबारी संरक्षण में कमी, एक नए शहरी पश्चिमी शिक्षा प्राप्त वर्ग का उदय, जिसने शास्त्रीय संगीत को दरबारों और मंदिरों से निकालकर धर्मनिरपेक्ष बनाने की कोशिश की, जो एक नए सांस्कृतिक परिवेश का घोतक था। नए सांस्कृतिक परिवेश ने शास्त्रीय संगीत की संरचना और रूप में मौलिक बदलाव किए। तीसरा है एक समुदाय के रूप में राष्ट्र के उभार ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को उपयुक्त तरीके से परिभाषित, पुनर्गठित, पोषित और उपभोगित किया है। और इसका जो डी है, संगीत में नव विकसित रुचि, इसका अभ्यास और प्रस्तुति पूर्णतः राष्ट्रवादी आदर्शों से प्रेरित थी। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
ये संगीत आधुनिक संगीत के विषय में सही नहीं है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर म्यूजिक से रिलेटेड, वो भी आधुनिक म्यूजिक से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। संगीत शब्द के अंतर्गत गायन, वादन एवं नृत्य इन तीनों कलाओं का समावेश माना जाता है। संगीत को इतिहास की सभ्यता और संस्कृति के विकास से अलग नहीं किया जा सकता। 19वीं सदी में दरबारी संरक्षण में कमी के साथ ही नए शहरी पश्चिमी शिक्षा प्राप्त वर्ग के उदय के द्वारा शास्त्रीय संगीत को दरबारों और मंदिरों से निकालकर एक नए सांस्कृतिक परिवेश का द्योतक बनाया गया। इस नए सांस्कृतिक परिवेश ने संगीत की संरचना और रूपों में अत्यधिक बदलाव किए। आगे चलकर आधुनिक संगीत युग में इसे नए तरीके से परिभाषित, पुनर्गठित और पोषित किया गया। संगीत को विकसित करने में सामाजिक, राजनीतिक व राष्ट्रवादी आदर्शों का जो है वो योग माना गया है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमारा यही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर पूछा था कि कौन सा कथन सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 28वां क्वेश्चन है, भारत पर पाश्चात्य विचारों के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर सही बताना है और यहाँ पर नीचे कूट भी दिया गया है। तो अंग्रेजी शिक्षा ने पाश्चात्य विचारों के असीम द्वार खोल दिए, जिन्होंने प्रारंभ में उन्हें अभिभूत कर दिया था। दूसरा ऑप्शन है, अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से आई पाश्चात्य विचारों की स्वीकृति ब्रिटिश शासन की स्वीकृति के समानार्थी थी। इसका सी है, इसने तुरंत राजनीतिक सत्ता के खिलाफ राजनीतिक चेतना व प्रतिरोध को जन्म दिया। और डी है, इसने तर्कवाद की भावना को जागृत किया, जिसके कारण हठधर्मी सिद्धांत की निरंकुशता और परंपरागत सत्ताओं, विश्वासों व प्रथाओं के खिलाफ मानसिक विद्रोह हुआ। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बी है यानी कि ए और डी यहाँ पर जो है वो सही है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, बी ऑप्शन। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में एक राजनीतिक सत्ता बनाने के साथ ये आवश्यक हो गया है कि उन्हें इस प्रकार के लोगों की आवश्यकता है कि उनके सिद्धांतों को आगे ले जा सके। प्रारंभ में अंग्रेजी शिक्षा ने पाश्चात्य विचारों के माध्यम से उच्च वर्ग को अभिभूत, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा जो है उच्च वर्ग, जो अमीर वर्ग थे, उसको क्या किया, अभिभूत किया, आकर्षित किया। ये प्रभाव ब्रह्म समाज, एशियाटिक सोसाइटी आदि से प्रस्फुटित होता है। तर्कवाद की भावना के विकसित होने से भारतीय संस्कृति परंपराओं में आई कुप्रथाओं व निरंकुशता को चुनौती मिली, जिससे हठधर्मिता को भी चोट पहुंचाई। इसके बावजूद ये कहना तर्कसंगत नहीं होगा कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से आई पाश्चात्य विचारों की स्वीकृति ब्रिटिश शासन की स्वीकृति के समानार्थी थी, क्योंकि कोई सत्ता हठधर्मिता पर ही निर्भर होती है व इस शिक्षा ने उसका विरोध किया। इस शिक्षा ने सर्वप्रथम धार्मिक विचारों व सामाजिक कुप्रथाओं को लेकर चेतना व प्रतिरोध को जन्म दिया। अब ये कौन सी शिक्षा, इस शिक्षा मतलब पाश्चात्य शिक्षा, ना कि राजनीतिक चेतना के प्रति। तो ये इसकी व्याख्या थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरंभिक तमिल साहित्य निम्नलिखित में से किसका साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। तो जाति प्रथा की अनुपस्थिति, एक जटिल राजनीतिक और आर्थिक तंत्र, आर्य प्रभाव की वृद्धि, एक कठोर जाति व्यवस्था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जाति प्रथा की अनुपस्थिति, यानी कि तमिल साहित्य जो है वो साक्ष्य क्या प्रस्तुत करता है कि वहाँ पर जो है जाति प्रथा की अनुपस्थिति थी। व्याख्या देखते हैं। तमिल साहित्य तमिल भाषा में लिपिबद्ध साहित्यिक लेखन से संबंधित है। तमिल भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है। तमिल भाषा में भारतीय तमिल साहित्यकार श्री लंकाई तमिल साहित्यकारों का योगदान रहा है। तमिल साहित्य का ऐतिहासिक विकास तमिलनाडु के इतिहास के बाद होता है, जो विभिन्न काल की सामाजिक और राजनीतिक प्रवृत्तियों के अनुकूल मानी गई। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में तमिल साहित्य का पुनरुद्धार शुरू हुआ, जब धार्मिक और दार्शनिक का झुकाव एक ऐसी शैली में किया गया जिसमें आम जनता के बीच जाति प्रथा की अनुपस्थिति के साथ आनंदित होना आसान हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय
उपमहाद्वीप के निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालीन स्तर पर फसल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, यानी कि सबसे पहले फसल कहाँ उत्पादन होता था ये हमें बताना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है। इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्तमान पाकिस्तान और ईरान के सीमांत प्रांत के मध्य स्थित है। मेहरगढ़ को पूर्व मृदभांड नवपाषाण काल के से हड़प्पा काल तक का प्रमुख स्थान माना गया है। यहाँ से गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्मों की खेती की जाने की प्रमाण यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। तो गेहूं के 3 किस्म और जौ के जो हैं वो 2 यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसे बलूचिस्तान की टोकरी, रोटी की टोकरी कहा गया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ से फैक्ट निकल कर आता है, जो यूजीसी नेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कि इसे यानी कि मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है। अतः इसे नवपाषाण कालीन स्थल का फसल उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो द्वारा रचित कृतियाँ निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो यहाँ पर मेरे हिसाब से सारी की सारी हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन है हस्त बहिश्त, मतला उल अनवर, खजाइन उल फुतू और नूह सिपर। तो अमीर खुसरो से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो यूजीसी नेट पर हमें देखने को मिलता है। तो अमीर खुसरो के जितने भी फैक्ट हैं उनके बारे में अच्छे से अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारा एक क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। तो इसकी व्याख्या में जो सी ऑप्शन, यानी कि जो ऊपर जितनी भी पुस्तकें थी उन्होंने सारी लिखी हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम जो है अबुल हसन था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ थीं। अब यहाँ पर प्रमुख कृतियाँ जो हैं हस्त बहिश्त, मतला उल अनवर, खजाइन उल फुतू, नूह सिफर, मिफ्ताह उल फुतू, किरान उल सदमन, आशिकी, तुगलक नामा, आईने ए सिकंदरी। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी तरह से जो है सवाल पूछे जाते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर 2001 में जीवाश्मीकृत मानव शिशु कपाल पाया गया है? तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो उपेंद्र सिंह की बुक से लिया गया है और ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, यानी पिछले वर्षों में ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला है और सीधा का सीधा यहाँ पर भी हमें देखने को मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा हथनोरा। व्याख्या देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1982 में नर्मदा नदी घाटी के किनारे बसे हथनोरा गांव से आदि मानव की उत्पत्ति की जानकारी मिली। हथनोरा गांव से आदि मानव के कंकाल, खोपड़ी का भाग मिला, जिसका आकलन ESR इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजिलेंस यानी डेटिंग पद्धति से किया गया है। तो ESR का यहाँ पर फुल फॉर्म दिया है। तो कभी एग्ज़ाम में पूछा जाए कि ESR तकनीकी क्या है, उसका फुल फॉर्म, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्पिन रेजिलेंस है। आगे है, जिससे पता चलता है कि कंकाल जो है 3,50,000 वर्ष पुराना है। नर्मदा घाटी में पूर्व पाषाणकालीन औजारों के साथ मध्य पाषाणकालीन लुप्त जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे। कांग्रेस के कराची 1931 में निम्नलिखित में से किस प्रतिनिधि यानी कि डेलीगेट ने गांधी इरविन समझौते का विरोध नहीं किया था? तो यहाँ पर बताना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। तो यहाँ पर और देखते हैं इसकी व्याख्या। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी। ये भी याद रखना है कि कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार पटेल ने। इस अधिवेशन का राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा और भारतीय समाज के राजनीतिक और सामाजिक विकास पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ा। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव को अपनाया गया। तो इसमें क्या हुआ? मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव जो है उसको अपनाया गया।
इसी अधिवेशन में पुरुषोत्तम दास ठाकुर प्रतिनिधि के रूप में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया, जिसने कांग्रेस को सरकार के साथ समान स्तर पर बात करने का अवसर प्रदान किया। के.एम. मुंशी ने इस समझौते को भारत के संवैधानिक इतिहास के लिए युग प्रवर्तक घटना कहा। तो यहाँ से एक ये प्रश्न जो है बिल्कुल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसने कहा है इस समझौते को युग प्रवर्तक घटना। तो हमारा आंसर हो जाएगा के.एम. मुंशी ने। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सही युग में सुमिलित करना है। तो इनायत खां का शाहजहांनामा ये सही है। भीमसेन का जो है नुक्शा ए दिलखुश ये भी सही है। मोहम्मद काजिम जो है आलमगीरनामा ये भी सही है। और मोहम्मद वारिस का जो है बहार ए आजम ये गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है हमारा, क्योंकि यहाँ पर जो सुमिलित नहीं है वो पूछा गया था। और बहार ए आजम जो है अब्दुल कादिर नज़ीर की है। तो यहाँ पर नीचे है अब्दुल कादिर नज़ीर। आगे बढ़ जाते हैं, अगला देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं ए और आर, उसका हमें देखना है कि सही मिलान है या व्याख्या कर रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर ए है, लगभग 1715 में बंगाली व्यापारियों ने ब्रिटिश नौ परिवहन सेवा के विकल्प और अपने मालवाहक यातायात के लिए ब्रिटिश पोतों के उपयोग को प्राथमिकता दी। ये निजी जहाज को अपने माल सौंपने में असल में उस कंपनी को माल सुपुर्द कर रहे थे जिसका अंग्रेज़ों के पास विशेषाधिकार था। तो यहाँ पर जो सही है वे दोनों सही है और इसका व्याख्या भी यहाँ पर सही है। अब इसकी व्याख्या यहाँ पर देखते हैं। 1713 से 1719 तक फर्रुखसियार मुग़ल बादशाह था, बिल्कुल सही है। अंग्रेज़ों ने मुग़ल सम्राट के पास एक प्रतिनिधि को भेजा। 1715 में बंगाल के व्यापारियों ने यातायात के लिए ब्रिटिश पोतों और नौ परिवहन सेवाओं के उपयोग को प्राथमिकता दी। इन व्यापारियों ने ब्रिटिश द्वारा प्राप्त विशेषाधिकारों का उपयोग कर अपने व्यापार को आगे बढ़ाते थे। आगे चलकर ब्रिटिश डॉक्टर हैमिल्टन के अनुरोध पर 1715 में बादशाह फर्रुखसियार ने बंगाल में अंग्रेजी माल का मात्र 3000 रुपये वार्षिक तुच्छ मूल्य के बदले शुल्क एकदम माफ़ कर दिया था। इस उपलब्धि को कंपनी का महाधिकार कहा गया है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो ए है वो उसकी तर्क जो है सही व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व मुक्त भूमि अनुदान नहीं थी। यानी कि राजस्व मुक्त भूमि अनुदान यहाँ पर नहीं होती थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा अल्तमगा जागीर। अल्तमगा जागीर। अब यहाँ पर मदद ये माश और पूर्ण ये सारी की सारी जो है राज्य मुक्त या भूमि अनुदान जो है वो हुआ करती थी। यानी यहाँ से इन भूमियों से कोई भी राज्य जो है टैक्स नहीं लेता था। इसकी व्याख्या देखते हैं। मुगल कालीन राजस्व प्रणाली के अंतर्गत भूमि कर को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया था। खालसा भूमि, जागीर भूमि और शयूर गल भूमि। इन सभी भूमि द्वारा प्राप्त आय को शाही कोष में जमा कर दिया जाता था, जिसके पश्चात इसी कोष से कर्मचारियों को तनख्वाह व आर्थिक कार्यों में लगाया जाता था। शुयर घाल मदद ए माश पूर्ण उदक को प्रमुख राजस्व मुक्त भूमि माना जाता था, जबकि अल्तमगा जागीर की शुरुआत जहांगीर के समय हुई। तो यहाँ से भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अल्तमगा जागीर जो है किसके समय में शुरू हुई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा जहांगीर के समय में। ये एक सरकारी अनुदान के रूप में केवल उन्हीं को दी जाती थी जिनके परिवारों पर बादशाह की विशेष कृपा होती थी। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अल्तमगा जागीर किन को दी जाती थी, उनको जिनको बादशाह की विशेष कृपा प्राप्त होती थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सही कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो अब बंगाल अपराध विधि संशोधन अधिनियम, तो यहाँ पर कुछ दिया है, बहुत सारे अधिनियम अध्यादेश हैं। तो सीधे हम जो है उस पर जाते हैं। यहाँ पर जो है आंसर दिया नहीं है।
यहाँ पर डिलीट कर दिया गया है इस आंसर को। तो यहाँ पर बंगाल अपराध विधि संशोधन अधिनियम जो है वो 1925, बंगाल आतंकी गतिविधि दमन अधिनियम 1932 और बंगाल आपात शक्तियाँ अध्यादेश जो है 1932। अब यहाँ पर 32 दोनों हैं तो इसलिए जो है कंफ्यूज है इस क्वेश्चन में, तो आप इसको ढूंढ के और इसको प्लीज़ सही कर लीजिए। आगे बंगाल अपराधी विधि संशोधन अध्यादेश जो है 1924, कोई भी विकल्प जो है यहाँ पर लिखा है कि सही नहीं है। तो सबसे पहले विकल्प जो है अगर आएगा तो ये वाला जो है वो आएगा, यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन डी ऑप्शन यहाँ पर आएगा। उसके बाद फिर इन दोनों, इसके बाद जो है वो 1925 वाला यानी कि ए आएगा। तो डी के बाद यहाँ पर कोई सा भी ए ऑप्शन वो यहाँ पर है नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद ही चेक करके और अपना सही कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित सामाजिक विधानों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो विनियमन यहाँ पर है, और जिसके द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी में सती को अवैध घोषित किया था। तो यहाँ पर जो है रेगुलेशन भी दिया गया है, तो ये यहाँ पर बताना है कि सही विकल्प को चुनना है, यानी कि कब कौन सा पारित हुआ है उसके हिसाब से हमें एक कूट बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हमारा आंसर जो है वो सबसे पहले यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि जिसके द्वारा शिशुवध को, यानी डी ऑप्शन पहले है, फिर उसके बाद डी ऑप्शन के बाद है फिर ए, सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया। फिर उसके बाद है सी, यानी कि भारत में दास प्रथा को अवैध किया गया था, वो भी 1843 में। और शिशुवध हत्या जो है, शिशुवध हत्या 1795 में। तो यहाँ से हम बढ़ के सीधे इसके तरफ देख लेते हैं। तो शिशुवध हत्या सबसे पहले है 1795, सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया 1829, भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया 1843, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1586, बंगाल रेगुलेशन द्वारा ब्रिटिश कालीन भारत में 1795 को शिशु वध को हत्या घोषित किया गया, परंतु अंतिम रूप से उन्मूलन जो है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, जिसका समय जो है वो 1844 से 48 ईस्वी में था, शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में सती प्रथा जो है 1829, ठगी प्रथा 1830 में, नरबली प्रथा 1833 में अंत किया गया। आगे चलकर लॉर्ड एलन बरो के काल में दास प्रथा जो है 1843 को अवैध घोषित कर दिया गया। लॉर्ड कैनन के काल में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया। अगला क्वेश्चन नीचे दिए कथन ए और आर दिए गए हैं, उसका देखना है कथन सही या व्याख्या सही है या नहीं। तो अभी कथन ए है, अजंता के प्राचीनतम चित्रों का काल द्वितीय और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। कालानुक्रमानुसार गुहा नंबर 1 और 2 के चित्र सबसे बाद और गुप्तोत्तर काल के हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा, दोनों सही है, लेकिन जो व्याख्या है वो यहाँ पर सही नहीं है। व्याख्या देखते हैं। अजंता से प्राप्त 30 गुफाओं की खुदाई का काल पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी के बीच माना गया है। इसमें चैत्य मंदिर या बिहार मठ प्रमुख है। अजंता के गुफाओं का मुख्य आकर्षण जो है भित्ति चित्र माना गया है। यहाँ की गुफाएं बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और उनकी करुणामय भावनाओं से भरी हुई हैं। शिल्पकला और चित्रकला से ओतप्रोत है। अजंता से निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16, 17 शेष हैं। इन गुफाओं में गुफा संख्या 16 और 17 गुप्तकालीन है। गुफा संख्या 9 व 10 प्रथम शताब्दी गुप्त काल से पूर्व तथा गुफा संख्या 1 और 2 गुप्तकालीन के हैं। यूनेस्को द्वारा
1983 में अजंता को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। अगला है इतिहास लेखन की बाह्य आलोचना। स्वतः शोध एवं अनुभवजन्य संक्रिया का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, यानी कि व्याख्या परक आलोचना करना। तो हमारी जो व्याख्या परक आलोचना जो है वो यहाँ पर सही नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। इतिहास लेखन में स्वतः ही शोध के लिए सर्वप्रथम उस विषय की पूरी जानकारी प्राप्त कर प्रालेख के लेखक का पता लगाएं, तत्पश्चात अनुभवजन्य क्रिया के द्वारा काल निर्धारण, लेखन की वास्तविक विधि, तिथि और वर्ष का पता लगाएं। इसके पश्चात उस विषय का अध्ययन कर एक सामान्य निष्कर्ष को प्राप्त करें। क्योंकि इतिहास और आलोचना स्वतंत्रोत्तर हिंदी साहित्य के प्रथम दशक में साहित्य के प्रगतिशील मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए किए जाने वाले संघर्ष का ऐतिहासिक दस्तावेज है। अगला है 19वीं सदी में सामाजिक परिवर्तन के बारे में निम्नलिखित कथन किसका है? यहाँ पर कथन दिया गया है, सामाजिक मुक्ति की दिशा में हुई समस्त प्रगति अवस्था विधि से अनुबंध विधि में और परिवार और जाति व्यवस्था के नियंत्रणों से व्यक्ति की स्वेच्छा जनित स्व आरोपित नियंत्रणों में परिवर्तन का सूचक है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे। इसकी व्याख्या देखते हैं। महादेव गोविंद रानाडे भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी समाज सुधारक, विद्वान और न्यायविद थे। उन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है गोविंद रानाडे जी को। आगे है, उन्होंने समाज सुधार के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सामाजिक परिवर्तन के बारे में उनका कहना था कि सामाजिक मुक्ति की दिशा में हुई समस्त प्रगति अवस्था विधि से अनुबंध विधि में तथा परिवार और जाति व्यवस्था के नियंत्रण से व्यक्ति की स्वेच्छा जनित स्व आरोपित नियंत्रण से परिवर्तन का सूचक है। ये दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।